नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है समस्या। रितु अभी तक नाश्ता नहीं बना। हाँ पापा जी, अभी लाई। थाली टेबल पे रखते हुए निकालते हुए लगती है। क्या हुआ, सादा पराठा, अचार, आलू के पराठे नहीं बना, जबकि रात को ही बता दिया था। तुम्हें तो आजकल कुछ सुनाई नहीं देता। मैं भूल गई थी। आज सुबह से ही रसोई में इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने जल्दी से सबके लिए यही बना दिया। जून का महीना है, गर्मी नहीं होगी तो क्या बर्फ गिरेगी। तुम्हें तो बहाना चाहिए। जब से पैर भारी हुई है, रोज एक नए नाटक, काम चोरी के बहाने। ससुर दयाल जी तो नक्कर बोले। उनकी पसंद का नाश्ता नहीं था, पर दवाई लेनी थी, इसलिए बेमन से पराठे खा लिया। अच्छा सुनो बहू, 2 दिन बाद दिलीप आ रहा है। उसके पेपर खत्म हो गए, इन छुट्टियों के बाद नौकरी पे जाएगा। उसका कमरा साफ करवा देना और उसकी खरीदारी में कमी ना करना। बेचारा कम बोलता है, इसका मतलब हम उसे पूछे ही नहीं। ऐसा ना हो कि ध्यान रखना। रितु हाँ में सिर हिलाकर काम में लग जाती है। दयाल जी के 2 बेटे विजय और दिलीप। इनकी पत्नी मीरा का देहांत एक गंभीर बीमारी के चलते कई वर्ष पूर्व हो चुका था। ऋतु विजय की पत्नी और घर की बड़ी बहू। घर में सास न होने के वजह से ससुर जी ही बोलवाला है। एक तरह से देखा जाए तो ससुर जी कई वर्षों से घर संभाल रहे थे, इसलिए उन्हें घर गृहस्थी रसोई हर मामले में हस्तक्षेप करने की आदत सी हो गई थी। आखिर दोनों बच्चों उन्होंने पाला था, एक माँ और पिता दोनों बनकर। अब जब रितु बहू बन के आई तो सास और ससुर दोनों का किरदार बखूबी निभा रहे थे। उनके अंदर सास जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। रितु को भी कभी भी डांट देते और खाने पीने साफ सफाई में कोई कमी हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। असल में वो ऐसा इसलिए करते क्योंकि उन्हें लगता कि कहीं सास बिना ससुराल समझकर बहू पूरे घर पे कब्जा न कर ले और उन्हें वृद्धाश्रम के द्वार पे पहुंचा दे। इसलिए वो शुरू से ही घर परिवार की पूरी लगाव अपने हाथों में लिए है। अब घर में कोई भी फैसला हो, सबसे पहले दयाल जी को रजामंदी बहुत ही मायने रखती थी। उनके बिना सहमति के घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। एक साल में ऋतु पूरी तरह अपने ससुर जी के व्यवहार से वाकिफ हो गई थी और इसी के चलते वो सारा समय पे कर लेती थी काम। मगर अब 5 महीने की गर्भावस्था में उससे काम नहीं हो रहे थे। तबीयत भी कभी नरम कभी गर्म हो जाती। उसने कई बार कहा भी कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ, मगर उसने चले जाने के घर के काम जम रुक जाते, इसलिए दयाल जी उसको मायके भी नहीं जाने दे रहे थे। या ये बोलते कि तुम्हारे वहाँ मायके में घर जैसी सुख सुविधाएं नहीं है, बहाना बनाकर रोक देते। अब दूसरे शहर से रितु के देवर दिलीप, जो कि इंजीनियरिंग की आखिरी साल में पढ़ रहे थे, वो छुट्टियां में घर आ रहे हैं। स्वभाव से सीधा सरल लड़का है, मगर बोलता जरा कम है। मतलब जितनी जरूरी हो उतनी ही बात कर चुप हो जाता। 2 दिन बाद दिलीप घर आ जाता है। दयाल जी अपनी बहू से नाश्ता ठंडा लाने को बोलते हैं। देख बेटा, तेरी भाभी ने ठंडा आम पन्ना और बढ़िया समोसे बनाए हैं। भैया जी कैसे बने हैं? रितु पूछने लगती है। हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया और खा पीकर अपने कमरे में चला गया। रितु सोचने लगी, 2 शब्द बोलकर तारीफ कर देते तो क्या चला जाता। दिलीप को आए 3 दिन हो चुके हैं। रितु दिन रात लगी रहती है। ससुर जी बीच बीच में दिलीप के लिए भी बेल रस शरबत तो कभी तरह तरह के नमकीन सूखा नाश्ता उनके लिए हाथ उनके कमरे में भिजवाते रहते, मगर वो सिर्फ मैं ले लेता हूँ बोल चुप हो जाता। कभी अपनी भाभी से उनके बारे में, सेहत के बारे में कुछ नहीं पूछता। ये बात रितु को अच्छी नहीं लगती, मगर ससुर जी का ऑर्डर मान चुप रहती और सोचे कुछ ही दिनों में चले जाएंगे, क्या बोलना। एक दिन रितु उसके कमरे में नींबू पानी देने आई तो उसे चक्कर आ गया। दिलीप ने अपनी भाभी को पकड़कर सोफे बैठाया। आप क्यों कमरे में बार बार आती हो? आप ध्यान रखिए अपना। सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वो नींबू पानी दिलीप भाभी को पिला देता है। भाभी आप मुझे बताए क्या बात है? भैया जी क्या कहूँ, किससे कहूँ? मेरी सुनने वाला कोई नहीं है इस घर में। मैं मदद करूँगा, एक बार बोलो तो। भैया जी माँ जी होती तो अलग होती। ससुर जी ने दिल की बात कैसे बोलूं? अगर कुछ कहने जाती तो वो कहते तुम बहाने बना रही हो, काम चोरी करती हो, पूरे समय इतनी गर्मी में रसोई में खड़ी रहती हूँ। अगर गलती से बैठ जाऊँ तो 4 बातें सुनाते हैं। उनके मन का नहीं मन पाऊँ तो गुस्सा हो जाते हैं। आपके भैया को भी कितनी बार बताना चाहा, मगर वो यही कहते हैं कि पिताजी ने हमें माँ बाप दोनों का प्यार बराबर दिया है, इसलिए तुम उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखता। जैसे कहते हैं वैसा ही होनी चाहिए। आपके भैया घुमाने ले जाना तो दूर की बात है, 2 घड़ी पास बैठना पसंद नहीं करते।
कहते तुम मोटी बदल हो जा रहे हो, खाना पीना कम करो। अब आप ही बताओ, एक साधारण इंसान भूख कंट्रोल नहीं कर सकता तो माँ बनने वाली हूँ। इस समय भूख लगती है, इसलिए वजन बढ़ गया है, सूजन भी आ गई है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि कस्बा होने के कारण मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। जरूरत पड़ी तो क्या करूँगी? कहते हुए सिसक पड़ी। आप आराम से अपने कमरे में जाए, मैं कुछ करता हूँ। शाम को दिल्ली बाजार से एक टेबल फैन लाकर लगा देता है, साथ में एक कुर्सी जिस पे बैठकर वो आराम से चैंपिंग के काम कर सके या थकान से समय सुस्ता सके। ये देख दयाल जी बोले, क्या जरूरत है यह सब करने की? आखिर कितनी देर रसोई में रहती है? दिलीप कुछ नहीं बोला। अगले दिन अपनी भाभी को कुछ हल्के आरामदायक सूट पकड़ा देता है। पापा जी, भैया जी मेरे लिए यह कुछ सूट दिए हैं, आपकी याद हो तो पहन सकती हूँ। दिलीप का नाम सुनकर वो मना नहीं कर पाए। ठीक है बहू, अपनी भाभी के लिए लाया है तो पहन लो। विजय भैया के जाने के बाद अपनी भाभी को लेकर हॉल में बैठ गया। कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम, आलोक विलोक बताने लगे। दोनों टेबल भाभी कुछ प्राणायाम वगैरह करते रहे, जिसे देख दयाल जी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ जाते, मगर बोले कुछ नहीं। अगले दिन ऋतु सुबह बैठी थी कि तभी दिलीप उन्हें पानी का गिलास पकड़ा देता है, जिसे देख दयाल जी सब्र का बांध टूट जाता है। दिलीप, ये क्या अनर्थ करते हो? अपनी भाभी के लिए कोई ऐसा करता है क्या? लोग क्या कहेंगे? कभी रसोई में कुर्सी पंखा लगा रहे हो तो कभी सूट ला रहे हो, योगा प्राणायाम करते हो, ये सब कम है क्या? जो कुछ तुम कर रहे हो सही नहीं है। तुम यहाँ कुछ दिन के लिए आए हो, वो अपने काम के काम रखो। पापा, क्या अनर्थ कर दिया मैंने? मेरी माँ भाभी को 2 दिन देखभाल ली तो क्या बुराई है इसमें? वो भी तो हम लोगों के लिए कितना कुछ करती है। सारा दिन एक पाँव पे खड़े रहकर आप और भैया की संभालती है। उनके पैर में कितनी भी सूजन हो रही हो और क्यों न हो, जब से आया हूँ देखता हूँ भाभी घर में सिर्फ काम ही करती है, कोई उनसे अच्छे से बोलता ना। आप ना भैया। पापा, ये भाभी का सास बिना ससुराल है। माँ होती तो इनके दिल में समझती, भाभी के आंसू पोंछ लेती, दर्द समझती, पर हम लोग तो मर्द है, दर्द कैसे समझेंगे? इतने विजय घर आ चुका था। दिलीप के पिताजी से किसी तरह से बात कर, वो तुम हो भैया। मैं तो सिर्फ पापा को समझा रहा हूँ कि भाभी को इस समय हम लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। हम उन्हें घर में एक चलती फिरती कठपुतली ना समझे, उन्हें भी थकान दर्द होता है। ये आप लोग क्यों नहीं समझते? और मैं तो कुछ दिन बाद चला जाऊंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भाभी को अच्छे से देखभाल करें, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें। अगर कभी खाना में कुछ बना नहीं पाए तो उन्हें डांटे नहीं। भैया, आप अपने ऑफिस से आते आते तान्ने नाका से आप तो चले जाते हो। दिन भर उनके दिमाग में यही घूमती रहती है, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी आप लोग उनकी परेशानी नहीं समझ रहे हो। कल को एक नन्हे मेहमान के संग जब काम और बढ़ जाए तो आप लोग और ज़्यादा चिड़चिड़ाएंगे। आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, तभी भाभी पर क्या गुजरेगी आप इनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए कहता हूँ आप लोग थोड़ा संभल जाइए, उनका सहयोग कीजिए। नहीं कर सकते तो कोई काम वाली लगा दीजिए। बेटा दिलीप, तू एकदम सही कहता है। पापा बोले, तेरी माँ होती तो इनकी परेशानियों को समझती, हम तो बस दिन भर इस पर हुक्म चलाते हैं। तो दूर होकर भी समझ गया और हम यहाँ साथ होकर भी कुछ नहीं समझते। बहू, मुझे माफ़ करना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम जितना बने उतना काम करो। एक काम वाली तुम्हारे लिए लगवा देता हूँ, साथ में कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चले जाओ, जहाँ जाकर तुम्हारा मन बहल जाएगा। काम का क्या है, वो सब संभाल लेंगे, तुम बस खुश रखना। और विजय, आज से ध्यान है कि मेरी बहू को तुम्हारी बातों को कोई चोट न पहुँचे। साथ में आज तुम दोनों कहीं घूम जाओ, अच्छा लगेगा। ऋतु मन ही मन अपने देवर को धन्यवाद दे रही थी, साथ में सोच रही थी कि भले ही कम बोलता है पर समझता ज़्यादा है, ये भी एक खूबी है। और मेरा सास बिना ससुराल जरूर है, मगर अपनी बात अपने देवर से साझा कर उसे अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।